नमस्ते। हम इस क्लास में पढ़ेंगे शास्त्रीय भाषाएं और वर्णों से कैसे अक्षर बनाते हैं, अक्षरों से कैसे पद बनते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शास्त्रीय भाषाएं। भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं मानी गई हैं। शास्त्रीय भाषाएं मानने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करना है उसका कम से कम 2000 साल या उससे अधिक वर्ष पुराना इतिहास होना चाहिए, यानी उस भाषा में लिखे हुए ग्रंथ होने चाहिए और वो ग्रंथ मौलिक होने चाहिए और उसका साहित्य बहुत सारा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए। उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारत में जो ये श्रेणी थी ये 2004 में शुरू की गई। सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, उसके बाद संस्कृत को, तेलुगु को, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इस प्रकार 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो सबसे पहले तमिल 2004 में, फिर संस्कृत 5 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया भाषा 2014 में शास्त्रीय भाषाएं घोषित की गई। तो इस प्रकार हमारे भाषा के टॉपिक में सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एक पॉइंट और रहता है भाषा परिवार। जैसे इंसानों का परिवार होता है वैसे ही भाषाओं का भी परिवार होता है। कौन सी भाषा किससे विकसित हुई है, तो भाषा परिवार निर्धारित करते समय भाषा वैज्ञानिक विश्व की सभी भाषाओं का अध्ययन करते हुए ये तय करते हैं कि कौन से भाषा परिवार में कितनी भाषाएं आनी चाहिए और उनसे कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई है। तो इस भाषा परिवार के मामले में सभी विद्वान एक मत नहीं है, दो तीन मत इसमें चल रहे हैं। कुछ विद्वान 18 भाषा परिवार, कुछ 12 भाषा परिवार और कुछ 14 भाषा परिवार भी मानते हैं पूरे विश्व के अंदर। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। तो मुख्य भारत में 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं और संपूर्ण भारत में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। संपूर्ण भारत में अंडमानी एक भाषा परिवार भी जुड़ जाता है जिसकी भाषाएं अंडमान और निकोबार में बोली जाती है। तो हम ये पॉइंट करेंगे भाषा परिवार। सबसे मुख्य रूप से भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। भारोपीय भाषा परिवार, ये भारोपीय जो शब्द है ये कैसे बना है, भारत प्लस यूरोप, यानी इस भाषा परिवार में भारत में बोली जाने वाली भाषा और यूरोप में बोली जाने वाली भाषा दोनों भाषाएं आती है और इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। इसको एक मिश्रित नाम दिया है भारोपीय भाषा परिवार। जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, रूसी, फारसी, ये सारी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और भारत में सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। नंबर 2, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये मुख्यतः 4 भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं और फिर इनसे विकसित होने वाली अनेक बोलियां होंगी जो द्रविड़ भाषा परिवार का ही हिस्सा है। सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा परिवार, फिर द्रविड़ भाषा परिवार, आगे है आग्नेय भाषा परिवार। आग्नेय भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार को मुंडा भाषा परिवार भी बोलते हैं। मुंडा भाषा परिवार, क्योंकि इसमें एक भाषा है मुंडा भाषा जो काफ़ी फेमस है और इसी भाषा के नाम पर इसका नाम भी मुंडा भाषा परिवार रख दिया है, कह देते हैं इसको। इसका आजकल एक और नाम प्रचलित है इंडो एशियाटिक भाषा परिवार। इंडो एशियाटिक भाषा परिवार, इन तीनों में से कोई भी नाम हमें मिल सकता है पेपर में।
चौथा जो भाषा परिवार है वो है तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। मुख्य भारत में 4 भाषा परिवार ही बोले जाते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार को साथ में मिलाएं संपूर्ण भारत में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है अंडमानी भाषा परिवार। और सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट भारोपीय भाषा परिवार है, उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार और तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। अंडमानी भाषा परिवार की भाषाएं अंडमान और निकोबार में बोली जाती है। आगे हम एक पॉइंट करने वाले हैं, पद और शब्द में क्या अंतर है। नॉर्मली हम पद को ही शब्द समझ लेते हैं और शब्द को ही कई बार पद भी बोल देते हैं, तो इनमें सूक्ष्म अंतर क्या है। तो अगर हम देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण या फिर इसको हम ध्वनि भी कह देते हैं, या इसको स्वनिम भी कहा जा सकता है। ये सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े ना हो उसके। वर्ण से जो बड़ा होता है वो अक्षर है। अब क और ए, ये एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है। इन दोनों को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। अगर हम ए जोड़ देंगे कर, इसको भी हम वर्ण कह सकते हैं, लेकिन अलग अलग भी ये हो सकते हैं, इनसे छोटा कुछ नहीं होगा। तो ये भी वर्ण है और इसको भी हम वर्ण कह देते हैं, क्योंकि वर्णमाला में हम स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों को बोलते हैं। पर साथ में जब अक्षर आ जाए तो हम इसको अक्षर कहेंगे और इन दोनों को वर्ण कहेंगे, यानी बड़े की अपेक्षा छोटे को हम वर्ण कहेंगे। अक्षर क्या होता है? अक्षर की परिभाषा ये है कि जो सांस के एक झटके में बोला जाए। तो ये भी अक्षर है। कई बार तो 2-3 वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को भी हम अक्षर कह देते हैं। वो सांस के एक झटके में बोला जाना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि वर्ण है वो सबसे छोटी ध्वनि है और अक्षर जो होती है वो एक से ज्यादा वर्णों से बनी होनी चाहिए, वो अक्षर है। और फिर उन अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है। जैसे हमने एक शब्द लिया राम, पुस्तक, मेज, ये बहुत सारे शब्द हैं। पेंसिल, कॉपी, कुर्सी, मेज, बहुत सारे शब्द होते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं और जो पद होते हैं वो वाक्य में बंधे हुए होते हैं। यही इसमें अंतर होता है। और वाक्य में शब्दों को प्रयोग करने के लिए हमें कारक चिन्ह जोड़ने पड़ते हैं। तो पद कैसे बनता है? पद की बनावट ये है कि शब्द में हम परसर्ग जोड़ देंगे। परसर्ग क्या होता है? कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। जब शब्द में परसर्ग जोड़े जाते हैं तब वो पद बनता है और तभी वो वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जितने भी पद है, जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया है, उनमें कोई ना कोई परसर्ग लगा होगा। क्रिया में भी कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ के ही हम प्रयोग करते हैं। मूल क्रिया को हम प्रयोग नहीं करते, किसी भी धातु को प्रयोग हम नहीं करते। जब तक उसमें प्रम प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता तब तक वो प्रयोग नहीं किया जाता। प्रम प्रत्यय वो होता है जिसके जुड़ने के बाद कोई और प्रत्यय ना जोड़ सके। तो शब्द में हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे तो वो पद बन जाएगा। जैसे हमने लिखा राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे राम शब्द के साथ कर्ता कारक का चिन्ह ने जुड़ गया। तो ये राम शब्द क्या है? पद है। यहाँ पे राम क्या है? शब्द है। यहाँ पुस्तक शब्द है और यहाँ पद है। इसमें हमें कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, साइलेंट हो गया है, उसकी जरूरत नहीं है दिखाने की, लेकिन अंडरस्टूड है, इसके अंदर है। तो यहाँ पर भी ये क्या माना जाएगा? पद माना जाएगा। पढ़ी शब्द भी पद है। मूल जो धातु होती है वो पढ़ होती है और इससे क्रिया बनेगी पढ़ना। तो मूल धातु हम कहीं पर भी उपयोग नहीं करते हैं वाक्य के अंदर, उसके अंदर प्रत्यय जोड़ के ही उपयोग करते हैं, इसलिए ये भी क्या है? क्रियापद है।
ये संज्ञा पद है, ये भी संज्ञा पद है, ये क्या है, क्रियापद है। तो वाक्य में हमेशा पदों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता, शब्द स्वतंत्र होते हैं। पद से जो बड़ी इकाई है वो है पदबंध। पद से जो बड़ी इकाई है वो है पदबंध। पदबंध क्या होता है, जब एक से ज्यादा शब्द मिलकर एक इकाई का कार्य करे तो वो पदबंध हो जाते हैं। यहाँ पे राम शब्द कर्ता कारक में एक ही पद है, ये कर्म कारक है एक ही पद है, ये क्रिया है, क्रिया में भी एक ही पद है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं श्याम का भाई राम, श्याम का भाई, श्याम के भाई राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे जो ये दो शब्द और जोड़ दिए मैंने, ये राम के साथ ही जुड़े हैं, इसी पद को बढ़ा रहे हैं, कर्ता कारक को ही बढ़ा रहे हैं, अलग से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम इनको हटा दें तो क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें समझ में आया कि इनका अस्तित्व सिर्फ राम पद के साथ ही है। तो अब श्याम से लेके राम तक ये पूरा क्या बन जाएगा, एक पदबंध बन जाएगा। तो हम सामान्य भाषा में समझें तो पद क्या होता है, एक होता है। अगर उसी इकाई में एक से ज्यादा पद मिल जाएं तो वो पदबंध बन जाता है। पदबंध पद से बड़ी इकाई होता है। फिर पदबंध से जो बड़ी इकाई है वो उपवाक्य है। उप जो उपसर्ग है वो छोटे के लिए उपयोग किया जाता है, और उपवाक्य से जो बड़ी इकाई है वो वाक्य है। जैसे हम एक उदाहरण करते हैं, राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है। यहां पे यहां से लेके यहां तक एक वाक्य है, बीच में कहीं पर भी पूर्ण विराम नहीं आया। हमने ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण लिखा है, और संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं किसी योजक के द्वारा। तो और जो शब्द है ये योजक है, इस योजक के द्वारा हमने दो वाक्य जोड़ दिए और एक बड़ा वाक्य बना लिया। तो राम से लेके रहा है तक, यहां तक एक पूर्ण वाक्य है ये। अब इस पूरे वाक्य के संदर्भ में सिर्फ ये पूछा जाए कि यहां से लेके यहां तक क्या है, तो इसको हम कहेंगे उपवाक्य। जब एक पूरे वाक्य में से छोटा वाक्य और निकलाए तो उसको कहते हैं उपवाक्य। मिश्र वाक्य में भी होता है, जो मेहनत करता है वह सफल अवश्य होता है। तो जो मेहनत करता है यहां तक ये एक उपवाक्य है। वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य और वाक्य बड़ा होता है। तो वाक्य पे जाके तो भाषा बन जाती है, क्योंकि हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से सामने वाले को समझा दें तो वो एक वाक्य है, वही एक भाषा है। वाक्य पे जाके इकाई बन जाती है, पूर्ण भाषा बन जाती है। तो वाक्य से छोटा है उपवाक्य, उससे छोटा है पदबंध, उससे छोटा है पद, फिर शब्द, फिर अक्षर, फिर ध्वनि। इस तरह पढ़ेंगे तो ध्वनि से बड़ा अक्षर, फिर शब्द, पद, पदबंध, वाक्य और वाक्य। अब इसके प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, जैसे सीरीज में लगाने आ जाए, ऐसे दे दे, पद दे दिया, अक्षर, वाक्य, ध्वनि, और इसको छोटे से बड़े के क्रम में लगाना आ जाए या बड़े से छोटे के क्रम में लगाना आ जाए, तो हम छोटे से बड़ा कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ध्वनि लिखेंगे, फिर अक्षर लिखेंगे, और फिर पद लिखेंगे, और फिर वाक्य लिखेंगे। और बड़े से छोटा लगाना हो तो ये क्रम विपरीत हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक बार आया था, उन्होंने वाक्य भी डाल दिया और मुहावरा भी डाल दिया। जैसे प्रश्न आया कि इनमें से छोटे के बड़े के क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में लगाइए मुहावरा और पद और वर्ण। छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है, तो इसमें हम नंबर 1 पे लिखेंगे वर्ण, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा है पद, और इससे बड़ा है मुहावरा, और इससे बड़ा है वाक्य। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब मुहावरा क्या है, वैसे तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। मुहावरा एक वाक्यांश है।
वाक्यांश का अर्थ है वाक्य का एक अंश है, पूरा वाक्य नहीं है। जैसे आंखों का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। फिर हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, राम अपने माता पिता के आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा शब्द है वो वाक्य का एक हिस्सा बन गया, अलग से कोई वाक्य नहीं है। तो वाक्य से तो छोटा होगा ये, तो मुहावरा अगर आता है तो वो वाक्य से छोटा होगा। लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति ऑप्शन में आएगी तो वाक्य ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि वाक्य भी पूर्ण होता है और लोकोक्ति एक वाक्य ही होती है पूरी की पूरी। मुहावरा छोटा होता है, वो लोकोक्ति वाक्य होती है। तो लोकोक्ति और वाक्य एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार हम बहुत सारे प्रश्न यहाँ से हल कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्ते।